हो गई। आ जाओ। थोड़ा बस रखाना जी उसकी। थोड़ा तो क्या हो गया, उधर करने क्या जरूरत, क्या दिक्कत आ रही है? जिनको दिक्कत नहीं है खान कर तो सही तो बैठे हैं बिल्कुल आराम से। चलो तो है ना, मैं निकल जाऊंगा, इतना मोटा ना हो। अगली बार से मीटिंग शुरू होते ही लगा लेना। हाँ जी, तो विषय किस विषय के ऊपर हमारी बातचीत चल रही है? वो है लेना चाहिए, स्ट्रेस के ऊपर, तनाव के ऊपर। हाँ। तो तनाव में आप लोगों ने बोला कि तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस दिन जीवन में तनाव खत्म हो गया उस दिन आप बन जाओगे शर्मा। हाथ ऊपर करो, कौन कौन शर्मा बनना चाहता है? शर्मा बनना चाहता है। जो इस वक्त शर्मा की हालत है वैसी हालत हो जाएगी। और इसके लिए सबसे बड़ा कारण है, जो हम अगर नहीं करना चाहते तो हमें स्ट्रेस और तनाव जो है वो जीवन में जब भी आए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें उठते वक्त एक दिमाग के अंदर एक हल्का सा कोशिश है क्या कि अगर आज हम मेहनत दें, एक सब्जी वाला है उसको अगर सुबह ये नहीं होगा कि मैं सब्जी बेचने क्यों जाऊं, उसको एक डर रहता है ना कि अगर सब्जी बेचूंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या, कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, महीने के एंड में मेरे बच्चे क्या खाएंगे। ये उसको प्रेरित करता है कि वो बाहर जाके अच्छा काम करे। कोई भी दुनिया के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं, उस काम के अंदर हर इंसान को विफल होने का डर होता है कि नहीं होता है? वरना तो वो डर ही नहीं रहेगा अगर स्ट्रेस नहीं है तो। मैंने काम शुरू करा, चाहे डूब जाए चाहे कुछ हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या वो कभी भी काम हम पूरा कर पाएंगे, लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे? नहीं। जो ये डर होता है कि मैं इसमें विफल हो सकता हूं, जिससे आने के अंदर समय एक ऐसा आ जाएगा जो मेरे लिए कठिन हो सकता है, यही वो डर होता है जो हल्का तनाव पैदा करता है। और उस तनाव के बिना आप किसी भी तरह से आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते। अब मामला ये आता है कि जो आप लोगों ने बताया कि अगर तनाव है लेकिन वो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम ना करे। स्ट्रेस की परिभाषा तो यही है ना, वो तनाव जो प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा। तो ऐसा स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी, जो शरीर की या मन की या बुद्धि की प्रोडक्टिविटी को कम ना करे। अब इसमें चिंतन बड़ा सिंपल ये है, एक ही तरह का फैक्टर होता है, एक ही फैक्ट होता है, वही मुश्किल है। वो इनके लिए तो तनाव पैदा कर पा रही है, तुम्हारे लिए कर पा रही है, इनके लिए नहीं कर पा रही। तो इसमें तनाव की दिक्कत नहीं है, उस फैक्ट की दिक्कत नहीं है, उस समस्या की दिक्कत नहीं है, जो इंसान उसको हैंडल कर रहा है ये उसकी दिक्कत है। समझ में आ गई क्या? रामायण में जो समस्या हमारे भगवान श्री राम के सामने आई, अगर एक आम आदमी के सामने आती तो क्या हाल होता उसका? क्या हाल होता उसका? वो छोड़ चुका होता, पत्नी को तू रख ले, मेरे से नहीं आया जाएगा, मेरे से नहीं लड़ा जाएगा, आत्महत्या कर लेता। तो क्या रामायण रची जाती? नहीं। इतना बड़ा फैक्ट हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन क्या उनके लिए स्ट्रेस बन पाया? कुछ समय के लिए, थोड़ी सी समय के लिए, 15 दिन 20 दिन। और राम जी जैसे रिकवर हुए तब रामायण का इतिहास रच दिया। अगर वो तनाव नहीं होता तो क्या रामायण रची जाती? और वो तनाव उनकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहा था कि बढ़ा रहा था? एक की जैसे साबित हुई कि राम भी तनाव में नहीं है। 5-10 दिन के लिए आए, उसके बाद नहीं है। समझ नहीं गए? रामायण में बताया गया ना। स्ट्रेस नहीं है। अब ध्यान से पढ़ते नहीं हो तुम रामायण, आदि पढ़ते हो। जैसे ही सीता माता का अपहरण हुआ तो भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं? पेड़ों से पौधों से पूछ रहे हैं, बिलक बिलक के रो रो के पूछ रहे हैं। उन्हें पता है ये पेड़ पौधे कुछ नहीं बता सकते, फिर भी निर्जीव प्राणियों से पूछ रहे हैं, हवा से पूछ रहे हैं, पर्वतों से पूछ रहे हैं, मिट्टी से पूछ रहे हैं कि तुमने अगर मेरी सीता का कुछ पता बता दो। तनाव के अंदर उनकी भी हालत खराब हुई। आदि इतना बड़ा था, जब समुद्र देवता उपस्थित नहीं होते थे तब भी उन्होंने तनाव लिया नहीं। दोनों में बहुत अंतर है। मैं इसीलिए बड़ी सावधानी से बोला है। केवल उनके जीवन के अंदर वो 10 दिन का तनाव हुआ, उसके बाद में दोबारा तनाव आया जब लक्ष्मण मूर्छित हुए। ध्यान से देखा करो, जब रामायण देखते हैं तो ध्यान से देखना चाहिए, उसमें सेंस निकालने चाहिए। सिद्धांत अगर ढंग से निकालोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। माता सीता के अपहरण के बाद 2 बार ही तनाव आया उनके पास में, केवल 2 बार। एक जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तब वो तनाव में आ गए, और एक जब माता सीता का अपहरण हुआ उसके बाद में 5 से 10 दिन, जब तक वो वन में इधर उधर भटक रहे थे, जब तक जटायु नहीं मिले थे तब तक वो तनाव में थे, क्योंकि उनको दिशा ही नहीं दिख रही थी। जटायु दिखे, उन्होंने बताया कि रावण ने अपहरण किया है और वो दक्षिण दिशा की तरफ गया है। फिर भगवान राम ने कहा अब मेरे पास क्या है? अब मेरे पास आशा है।
समझ गए? तनाव का सबसे बड़ा जो काट होती है वो होती है आशा, होप। तो जैसे ही जटायु ने बताया कि दक्षिण दिशा की तरफ रावण लेकर गया, तो भगवान राम ने कहा मेरे पास इतनी क्षमता है, मैं पूरी दक्षिण दिशा उठा डालूंगा, खत्म कर डालूंगा। समझ में आ गया? अगर दक्षिण दिशा की तरफ वो लेकर गए, पूरी दक्षिण दिशा को, पूरे ब्रह्मांड को मैं छानूंगा। अब नहीं छूट बचेगा रावण। उसके बाद में आपको पूरे रामायण काल के अंदर वो तनाव में नहीं दिखते। फिर वो 4 महीने तक जब बारिश हो रही होती है तो आराम से गुफा में बैठते हैं, लेकिन तनाव में नहीं आते। फैक्ट वही था, सर्कमस्टेंसेस वही थे। अभी भी माता सीता रावण के यहाँ पे ही है, वो परेशान हो रही हैं। और माता सीता कब तक तनाव में है? जब तक उनको हनुमान जी नहीं मिल जाते। दोनों के अंदर अंतर क्या आ रहा है? इनको आशा कब मिली? जब जटायु ने बोल दिया रावण के, कहने मैं आप ले आऊंगा, तू हट जा रास्ते से। और माता सीता कब तक है? जब तक उन्हें ये नहीं पता चला कि राम को पता चल गया मैं यहाँ हूं। जैसे उनके भाई ये सूचना पहुंची कि राम को पता चल गया मैं यहाँ हूं, उन्होंने कहा मैं तनाव मुक्त हूं, अब रावण को ये देख लेंगे। समझ में आ गई बात? तो तनाव हर एक जीवन में रहेगा। सुबह उठते ही धन्यवाद करिए ईश्वर का कि तूने तनाव हमें दिया, क्योंकि अगर तनाव नहीं होता तो सीता माता सीता नहीं बनती और राम भगवान राम नहीं होते। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सुबह उठकर आपको ईश्वर को धन्यवाद देना होगा। ईश्वर की बनाई हुई ये रचना, ये सृष्टि इतनी प्यारी है कि हर एक इंसान के जीवन में ये तनाव रहता है। कितना भी प्रबल क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी हुनरवान क्यों ना हो, बड़े से बना धनुधारी क्यों ना हो, उसके जीवन में उसी के अनुरूप तनाव ईश्वर रखता है। और हमें ईश्वर के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि ये तनाव है। और स्किल, हुनर क्या सीखना है? ये तनाव है, ये इतनी बड़ी खोपड़ी भगवान ने दी है, इतना बड़ा दिमाग दिया, इसके एक अंश के अंदर ये तनाव रहे जो मेरा, कितना इसको, कितना इस तनाव को पार्ट दे दोगे? 10%, 15%, बाकी 85% पूरी प्रबल क्षमता से काम करना चाहिए इस 15% को खत्म करने के लिए। जब हमने बोला कि भगवान राम को तनाव नहीं था, आगे तक तनाव तो बार बार नहीं था। आज मेघनाद आएगा, कैसे रूपरेखा बनानी है, आज कुंभकर्ण आएगा, कैसे रूपरेखा बनानी है, कौन से दीवार के ऊपर हमें आक्रमण करना है, ये तनाव था तभी तो बात हो रही है। लेकिन ये तनाव उनके दिमाग के अंदर 5% या 10% था, बाकी 90% अपनी पूरी प्रबल क्षमता से ये कार्य कर रहा था कि 10% के तनाव को खत्म कैसे करना है। समझ में आई है? अभी तक जो बताया गया वो बताया गया, समझ में आया? तनाव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने जीवन में हमें तनाव दिया है, लेकिन इस तनाव को पूरी दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से मैं हैंडल कर सकता हूं, ये हमारा जवाब ईश्वर को होना चाहिए। तेरा काम था ये तनाव देना, अब इस तनाव को वापस टैकल करने की जिम्मेदारी किसकी? मेरी। तनाव आया है, ये आएगा, उस तनाव को टैकल करने के लिए प्रभु का हाथ पकड़ लेंगे तो तनाव टैकल करना आसान हो जाएगा। जिस प्रकार से अर्जुन के जीवन में जब तनाव आए तो उन्होंने केशव का हाथ पकड़ लिया, तो पूरा महाभारत का 18 दिन का युद्ध चला, अभिमन्यु वध भी हुआ, सब कुछ हुआ। कितना तनाव है, कितना तनाव है, लेकिन क्योंकि केशव का हाथ पकड़ रखा इसलिए तनाव से आराम आराम से निकलता गया। तो अगर भगवान श्री राम नहीं बन सकते तो कम से कम अर्जुन बनो। अपनों को भी बाहर से लाने पड़े। या तो भगवान श्री राम के समान हो जाओ, तप में, क्षमताओं के अंदर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर इतना कंट्रोल हो जाए, इंद्रियों के ऊपर इतना कंट्रोल हो जाए कि भगवान श्री राम की तरह कार्य करो, तो केशव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद ही नारायण रूप बन जाओगे। और अगर इतना नहीं बन पा रहे तो कम से कम अर्जुन जरूर बनो। अब आप लोग बताएंगे अर्जुन की 2 ऐसी खासियत जिसके कारण केशव ने उनका हाथ थामा और उन्होंने केशव का हाथ थामा। अर्जुन की ऐसी 2-3 खासियत आप बताइए जिसके कारण पूरे महाभारत के युद्ध में केवल केशव ने अर्जुन का हाथ थामा हुआ था। बताइए। एक तो क्या कहते हैं, एक दूसरे पे विश्वास था और दूसरा ये था वो विश्वास तो युधिष्ठिर को भी केशव पे था। और एक आपको वो चीजें बतानी है, बहुत ध्यान से प्रश्न समझना है। केवल बातों को पूरा करने के लिए अपने को नहीं खानी पूर्ति करनी चाहिए। भगवान ने हमें बुद्धि दी है बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए। आप इसके एनालिसिस करते रहो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाएगी और आपको बहुत प्रबल बना देगी।
हर कोई बताएगा, जिसको पता चल रहा है हाथ ऊपर करेगा। केशव ने अर्जुन का हाथ थामा, अर्जुन ने केशव का हाथ थामा, इन दोनों की जुगलबंदी बनी, वो किसी और के साथ नहीं बन पाई। ऐसा क्या रीजन हो सकता है? एक रीजन तो ये हो सकता है कि जैसे केशव को पूरे महाभारत के अंत का पता था पहले से कि क्या होगा, तो उन्होंने अर्जुन का हाथ इसलिए थामा क्योंकि जब भीष्म पितामह का वध एक तरह से होना था तो उन्हें ये पता था कि अर्जुन जो थे, भीष्म पितामह जी अर्जुन पे बाण नहीं चलाएंगे, अर्जुन ही इनका वध कर सकते हैं और इसके कारण ही ये युद्ध जो है समाप्त हो सकता है। एक तो ये काफी हद तक ये थोड़े करीब आए। मैं इसकी थोड़ी सी पुष्टि और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दूं। भगवान श्री कृष्ण जो धरती पे उस वक्त महाभारत में थे, उनका एक ही लक्ष्य था। उनका लक्ष्य ये नहीं था पांडव बचेंगे, कौरव बचेंगे, मर जाए सारी दुनिया, उनको लेना देना नहीं था। उनका एक ही लक्ष्य था, और लक्ष्य था धर्म की स्थापना होनी। एक ही लक्ष्य था, उनके पूरे अवतार का लक्ष्य यही था कि जितना अधर्म है उसको खत्म करो और धर्म की स्थापना करो, ताकि दुनिया को ये आशा रहे कि धर्म अंत में विजयी होता है। केवल एक लक्ष्य था। अगर उस महाभारत के युद्ध में धर्म का ध्वज नीचे हो जाता, तो आज जो हम ये बात कर रहे हैं, जिस आशा के साथ हम सब लोग सोच रहे हैं कि आने वाला कल सुनहरा होगा, ये आशा ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि डंका ही अधर्म का बज रहा है। केवल एक ही लक्ष्य था। पांडवों की तरफ से ध्वज पताका धर्म की एक ही शख्स था, वो जो लहरा सकता था मानव रूप में, वो अर्जुन था। पूरी सेना एक तरफ और अर्जुन एक तरफ था। उनके पूरे पांडवों के अंदर आप एक इंसान बता दो जिसके गायब हो जाने की वजह से पांडव सेना हार जाती। पूरी पांडव सेना पूरे महाभारत युद्ध में एक कहती रही, तुम अर्जुन को पकड़ लो, अर्जुन को पकड़ लो। समझ गए? दो ही नाम आए उनके पास में, कौरवों के पास, या तो तुम अर्जुन को मार दो तो पूरी की पूरी पांडव सेना धराशायी, या युधिष्ठिर को पकड़ के बंदी बना लो तो धराशायी। इसके अलावा पूरी पांडव सेना को हराने की दूसरी दो चाबी थी नहीं। ध्यान से देखिए, महाभारत के अंदर पूरी कौरव सेना ने केवल दो ही पक्ष पे करा। इसीलिए जब जयद्रथ वध होना था तो सब खुश हो गए थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने कर ली अपनी आत्महत्या, और अर्जुन अगर आत्महत्या आज कर लेगा तो सारी पांडव सेना अपने अस्त्र रख देगी, क्योंकि अर्जुन के समान कोई शक्तिशाली और कोई उसके अंदर कोई दूसरा नहीं है। अर्जुन इतना प्रबल था कि अभिमन्यु जैसे वीर तक की बलि चढ़ानी पड़ी थी, घटोत्कच तक की बलि चढ़ानी पड़ी थी अर्जुन को बचाने के लिए। समझ रहे हो? तो पहली बात तो ये आ जाती है, जो इन्होंने बताया उसको सही सरल रूप में ये है कि अगर आप धर्म की ध्वजा को आगे लेके चल रहे हो, अगर आप अपने चाहते हो जीवन में तनाव कमाए, तो ईश्वर भी आपका साथ तभी देगा जब आप स्किलफुल होंगे, जब आपके अंदर हुनर होगा। पांडवों की सेना के अगर आप सैनिक हो तो ईश्वर आगे हाथ थाम थाम के आगे पूरी महाभारत का युद्ध नहीं लड़वाने वाला। आपको अर्जुन के समान शक्तिशाली प्रबल होना पड़ेगा, फिर धर्म का साथ देना पड़ेगा, तब ईश्वर कहेगा कि अब मैं, क्योंकि तूने अपने समय का सदुपयोग किया, तूने बचपन से अभी तक अपनी क्षमताओं का विकास किया, तू क्षमतावान है, तुझे दिशा दिखाने का काम है, मैं दिखाऊंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अर्जुन को दूसरों से अलग करता था। केवल अर्जुन को ही केशव ने अगर संभाल लिया तो उसके माध्यम से वो धर्म के पताका लहरा सकते थे। खुद सुदर्शन चलाते तो उस वक्त खत्म हो जाता ना पूरा महाभारत हुई, लेकिन ये करते तो धर्म की स्थापना नहीं होती। सब लोग आस में बैठे रहते, भगवान कृष्ण आएंगे सुदर्शन चलाएंगे। धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन के लगातार बाण चलने जरूरी थे। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये संदेश दिया कि धर्म युद्ध में या ईश्वर, जब भी आपका जीवन चल रहा है, इस जीवन के अंदर आप सब लोग अर्जुन बन जाओ, अपनी पूरी क्षमता से लगातार बाण चलाओ, लगातार हुनर एकत्रित करते रहो। अगर आप क्षमतावान हो, अगर आपके पास हुनर है, तो मैं केशव तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें विजयी बनाऊंगा। ये अर्जुन को अर्जुन बनाने की क्षमता का विकास करने के लिए तनाव की बेहद आवश्यकता है। रात में अंधेरे के अंदर जब सब सो जाते थे ना, तब अर्जुन खड़े होकर बाण चलाता था। द्रोणाचार्य आके पूछते थे कि रात में क्यों बाण चला रहे हो? कहते जी दिन के अंदर तो बाण सब चला सकते हैं। तो द्रोणाचार्य शिष्य अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, जब द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को क्यों कहा कि तुझे मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, क्योंकि वो देख रहे हैं बच्चा रात को भी बाण चला रहा है उठ के। अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय था, इसलिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बना। अर्जुन के अंदर गुण थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए, इसलिए द्रोणाचार्य का प्रिय बना। इन दोनों बातों को अपने को समझना है। तो हर दिन, हर पल, हर समय आपको ये सोचना है कि मैं किस प्रकार से अपनी क्षमताओं का विकास करके सबसे बेस्ट बन सकता हूं। बताओ राहुल, जीवन में क्या बनना है आप? अर्जुन कैसे बनोगे अर्जुन?
स्किल बढ़ा के फिर स्किल कैसे बढ़ेगा? मेहनत से कैसे बढ़ेगा? स्किल आपने कहा मेहनत से बढ़ेगा, फिर दोबारा बोल रहा हूँ रिक्शा वाला सारा दिन मेहनत कर रहा है, तो क्या वो हुनरवान हो रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा? आपने बताया कि भाई मेरे को अर्जुन बनना है, और अगर मेरे को अर्जुन बनना है तो मुझे हुनरवान बनना है। हुनरवान बनने की चाबी आपने कही मेहनत में है, लेकिन मेहनत केवल करने से अर्जुन नहीं बन पा रहे। मेहनत तो दुर्योधन ने कम नहीं करी, मेहनत भीम ने कम नहीं करी, मेहनत युधिष्ठिर ने कम नहीं करी। फिर और बताइए दूसरे कुछ जा रहा है? माले में जा रहा है ऊपर से। लीडर हो तो हमारे हाथ वैसे ही ऊपर मैं आते हैं। बैठिए बैठिए, मान लीजिएगा। अगर हम नहीं उठ सकते तो तुरंत एक को बोलना कि तुरंत उठो, वो दे तो नंबर काट दो। अगर नहीं उठा तो आपकी कार्य क्षमता प्रभावित करेगा। ये छोड़िए तो रख देना। दूध अभी सर आने में समय लग जाएगा। सर घर कहाँ है आपका? कॉम्प्रेस नाम प्रेस से आपके सर घर में 2-3 घंटे में या तो भिजवा सकते हैं, अभी घर से आएगा फ्रेश दूध, अभी आया नहीं। अच्छा 2-3 घंटे में आएगा। हाँ चलिए फिर होगा तो मैसेज करते हैं। आप मुझे बैठ जाइए। इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो, जो कर सकता है वो बताएगा। क्या हुआ? ये मेहनत से केवल मतलब नहीं होगा। अरे इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। अर्जुन बनना है, अर्जुन के लिए हुनरवान बनना है, हुनरवान जो अपने मेहनत से बनेंगे, लेकिन केवल मेहनत से बन नहीं पा रहे। देखने में तो यही आ रहा है आसपास, बहुत लोग हैं जो मेहनती है नहीं बन पा रहे। ये जैसे जैसे मतलब मेहनत करके एक जैसे हुनर हुआ उसको अक्वायर करने के बाद उसको यूज भी करते रहना चाहिए। साथ साथ में मतलब उसको इस्तेमाल करने से मतलब सब मतलब बैठते ही जाएगा, वो परफेक्शन आती तो जाएगी। इन्होंने ये बोला कि भाई मेहनत जो कर रहे हैं वो अपना मेहनत जो है एक ही दिशा में नहीं है। एक हुनर आपने मेहनत करने के बाद में अर्जित किया, उस हुनर को अपने साथ रखो, फिर दूसरा उसके अंदर हुनर के स्किल्स जो हैं। अगर आप धनुर्धर हो तो आपने अभी बाण चलाना सीखा, आपने दिन में बाण चलाना सीख लिया, तो ये नहीं है दिन में ही बाण चलाए जा रहे हो, फिर शाम को बाण चलाओ, थोड़ा 10 मीटर की दूरी पे चलाओ, थोड़ा 50 मीटर की दूरी पे चलाओ। ये इनका कहना है। विविधता जितनी लेकर आएंगे उतना ज्यादा जो है हुनर जो है अलग अलग तरीके से विकसित करेंगे। ऐसा करेंगे तो मेहनत के अंदर वो अंश आया। शब्द क्या है इसका? इसका ये है कि जब हम कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, अगर जब हम मेहनत का काम कर रहे हैं तो उस मेहनत के काम में कोई ना कोई हुनर तो लग रहा है। तो जब हम मेहनत कर रहे हैं तो उसके अंदर से वो हुनर को हमें सीखना पड़ेगा। जितनी बार भी हम मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए हमें हर बार नया एक हुनर सीखना है। अगर कोई व्यक्ति मटके के वो तो भाई बोल चुका ना, वो लीडर होने के नाते ये बहुत बड़ा दायित्व है लीडर्स के पास कि जो सबऑर्डिनेट बोल चुके हैं उन चीजों को अलग भाषा में ना दोहराने की कोशिश करें। एक्सप्लेन तो मैं भी कर चुका हूँ, और कोई नया पॉइंट है तो बताएं। प्रॉब्लम है या अपनी क्षमताओं को बढ़ाना। वो बोल रहे हैं ये सबसे गलत चीज होती है लीडर की, कि अगर कोई सबऑर्डिनेट बोलना चाह रहे हैं उनकी बात उखाड़ के खुद बोलने लगे। एक नंबर काटो इनका लीडरशिप का, पता नहीं कब है। एक एटीट्यूड होता है लीडरशिप का, जब बैठे हुए ना यहाँ ऐसे ढंग से जरा बैठो, लगे कि लीडर बैठे हुए हैं। चपरासियों की तरह तो बैठे हो यार तुम। वीडियो भी बन रही है। वीडियो भी बन रही है, यूट्यूब चैनल पे लोग देखेंगे, कहते हैं ऐसे तो लीडर हैं इनके यहाँ। हाँ जी आप बोलो। ऐसे ही होते हैं लीडर। ऐसे ही होते हैं, चल्ली कंपनी हमारी। हाँ भाई अब ये जैसे मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसके मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं अलग अलग। हाँ, तो हमें वो देखना है कि इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी। बहुत बढ़िया पॉइंट बताया, जोरदार तालियां इनके लिए। एक तो बहुत अच्छी चीज बताई है इन्होंने, एक इतना अच्छा सूत्र बताया। इन्होंने कहा है जब आप मेहनत कर रहे हो तो हर दिन तनाव और समस्या भी आ रही है। अब एक तो हुआ कि समस्या आई, आपको पेल के चली गई, और आप कह रहे हो समस्या आई है, दिमाग के एक 5% 10% डिपार्टमेंट में उसको रखा, 90% अपनी कार्य क्षमता से करते रहे, आपने वो 10% सॉल्व कर लिया। तो आज वो अगर वो रिक्शा वाला भी रिक्शा चला रहा है और घर में सपोज करो कोई समस्या आई, बेटा बीमार हो गया, अब वो रिक्शा भी चला रहा है पूरा दिन,
चलाते चलाते क्या कर रहा है भाई, बीमार हो गया कोई बात नहीं, 1 बजे से 2 बजे की मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है, 1 बजे लेकर जाऊंगा, 1:30 बजे बच्चे को दवाई दिलवाऊंगा, वापस लेकर आऊंगा, बच्चा अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, मेहनत जो पहले दिन कर रहा था और जो आज कर रहा है उसमें अंतर आ गया। आज जो मेहनत कर रहा है उसके साथ में उसने तनाव को भी कैसे हैंडल करना है ये सीख लिया, जिससे एक अलग प्रबल क्षमता उसके अंदर विकसित हो गई। तो ये चीज जो इन्होंने बहुत बढ़िया बताई। एलडी का नंबर दे दिया इंटेलेक्ट का, और बताइए। हाँ, नॉलेज का नहीं, इंटेलेक्ट का नंबर होता है ये। हाँ जी, और बताइए। और हाँ, कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर उसमें 5-10% गलती हो रही है तो उसको देखना, समझ के उससे प्रैक्टिस करेंगे। जब भी हम कोई काम करें, अगर उसमें हल्की सी फाल्ट हो रही है तो एक बार सोचना चाहिए शांति से, इसमें मैंने ऐसा क्या किया कि ये गलती है। अगर उस गलती को आप पकड़ के सोचना करते रहोगे तो आपकी इसमें ऐसा आएगा कि इसमें 100% सही है। बहुत सुंदर बात बताई नीरज जी के लिए, जोरदार तालियां। 1 नंबर एलडी का, 2 इंटेलेक्ट का। ये काम तुम्हें करने हैं जो मैं करता हूँ। प्रबल इतना बोला करो, इसको तो अपने पार लगा लो, और इसको तुम्हारे तो आवाज ठीक है, पीछे विजय जी के पास में लगा दो तो इनके बाद, या राहुल की तरफ लगा दे। हाँ, तुम्हें अपनी शर्ट में लगा लो भाई, कान में नहीं लगाना, शर्ट में लगा लो। चलो बस ठीक है, थैंक यू इसको बस। हाँ, तुम लगा लो शर्मा, वहाँ पे तुम लगा लो, तुम बीच में आती रहिए बस। हाँ जी, तो नीरज जी ने कितनी सुंदर बात बताई, आप समझ रहे हो। अब आप ये रिक्शा वाले का एग्जांपल लेते रहो। रिक्शा वाले ने अभी एग्जांपल दिया, अब जो नीरज जी ने कहा, इन्होंने क्या कहा कि रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है। अब चलाते चलाते नीचे एक कस्टमर उतरा और कस्टमर ने उतर के कहा, भैया इतनी धूप है और तुमने धूप में बिठा दिया, इतनी गर्म गद्दी है, इसमें कौन बैठ सकता है। अब एक रिक्शा वाला जो कहता है कि धूप पड़ रही है कि मैं क्या करूं इसमें, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो स्वाभाविक चीज है, आपको अपना इलाज सोचना चाहिए। दूसरा रिक्शा वाला घर जाके ये सोचता है, यार ये फोम रखी है, गर्मी फोम लगा दूं, थोड़ा सा पानी छीटा मार दूं, कोई बैठेगा या कुछ करेगा, कुछ सिस्टम इसका बना दूं ऐसा, ऊपर छतरी को बना दूं, समझ नहीं गए बात को, ऊपर इसके छतरी बना देता हूँ, उसको थोड़ा सा ढक देता हूँ, कॉटन की एक शीट लगा देता हूँ, कितना खर्चा आएगा, 100 रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन इससे क्या है, मेरी रिक्शा दूसरी रिक्शा से अलग दिखेंगी तो ग्राहक मेरे को पसंद भी करेगा। अब ये रिक्शा वाला नहीं रहा, अब ये एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा है। एंटरप्रेन्योर के अंदर और रिक्शा वाले के अंदर हल्का सा अंतर यही आ गया, रिक्शा वाला एक बिजनेसमैन था, ये एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर हर समस्या को ऐसे ही जाने नहीं देता, जैसे ही समस्या आई तुरंत शोध बिठाता है कि भाई ये समस्या गलती हुई कैसे, 1 रुपए की गलती थी लेकिन हुई कैसे, अब से मैं एक ऐसा सिस्टम बना दूंगा जिससे ये 1 रुपए की गलती नहीं होगी। ये कौन है, ये एंटरप्रेन्योर है। ये इंसान के आगे बढ़ने की संभावना है, जो ये कह रहे 1 रुपए की गलती तो होती रहती है व्यापार में, क्या दिक्कत है, वो आगे नहीं बढ़ रहा, उसने आगे बढ़ने के अपने रास्ता वहीं बंद कर दिया। बात सर हमारी है। अब ये जो 2 चीजें इसको समझ लो, जिस चीज को आप मेहनत कह रहे थे वो मेहनत कहलाती है, जो शर्मा जी और जो नीरज जी कहना चाह रहे हैं इसे बोलते हैं एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं, अपने सुबह से शाम तक के काम के अंदर केवल हमें मेहनत नहीं करनी है, मेहनत के साथ साथ एंगेज्ड रहना है। क्या मतलब हुआ, रिक्शा वाला जब रिक्शा चला रहा होता है तब पीछे क्या चल रहा होता है, कोई गाने चल रहे हैं, कोई मधुर आवाज चल रही है, मस्त एंजॉय करता हुआ जा रहा है, ये भी जीवन का एक अच्छा बात। लेकिन एक दूसरा इंसान है जो दिन में 2-3 बार जब पैडल मारता है वो सोचता है और क्या अच्छा कर सकते हो, और क्या अच्छा कर सकते हो, ऐसा सोचता जा रहा है लगातार। दूसरे वाला पार्ट एंगेजमेंट कहलाता है। आप समझ, वो एंगेज्ड है अपने बिजनेस में, वो चेक कर रहा है, यहाँ पे खड़ा होता तो कितना धंधा होता है, वहां खड़ा होऊंगा तो कितना धंधा होगा, चलिए यार वहां ट्राई करके देखूं। और एक दूसरा रिक्शा वाला, अरे जो ईश्वर ने देना दे दिया, यहाँ पे बैठे रहो, अपने आप आएगा, ये भी चीज है। तो दूसरे वाला जो है वो एंगेजमेंट कहलाता है, अपनी तरफ से पूरी कार्यक्षमता, क्योंकि ईश्वर भी मदद तभी करेगा जब आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके कुछ ना कुछ नए विकल्पों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ये मैं इससे पहले वाले प्रमाण के अंदर आपको दे चुका हूं। अर्जुन आपका हाथ इसलिए नहीं थामेगा क्योंकि आप युधिष्ठिर हो, केवल ही धर्म का साथ देते हो, इसलिए वो आपकी क्षमताओं को भी चेक करेगा कि बचपन से अब तक कर क्या रहे थे तुम, कितनी क्षमताओं का आपने विकास किया। अगर आप मेहनती हो, अगर आप ईमानदार हो और अगर आप धर्म के साथ हो तो केशव आपका हाथ जरूर थामेंगे। हर दिन सारा दिन परेशान ही बैठे हुए हैं, ईश्वर साथ नहीं देगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से पूरी शक्ति लगा रहा हूं, फिर केशव साथ देंगे, वो बुद्धि को ही तेज चलाएंगे, उसी की चलाएंगे जो चलाने की कोशिश कर रहा है, बाकियों की नहीं चलाएंगे। समझ नहीं गए। इसी में 4-5 दिन पहले केस हुआ मेरे साथ, सामने जी मैम का मैं
ऑर्डर पैक कर रहा था। तो ऑर्डर उनका जागरण और उनका 2-3 दिन था, तो मैंने प्रदीप की सहायता की। प्रदीप से समझने के बाद उसमें उन्होंने ऑर्डर में 2-3 जगह घी करके रखे थे। मलाई घी 2 जगह था, 2 जगह एक जगह बिलोना 2 जगह था। लेकिन कंफ्यूजन ये आई कि उसमें 4 घी 2 किलो मैंने पहले प्रदीप को बोला, उसके बाद मैंने कटवा दिया, मेरी मिस्टेक थी। और फिर मैंने बिल बना के मैंने फोटो को डाल दी। लेकिन फिर मैं जब जा रहा था यहाँ से निकल गया, फिर मैं इस बिल की गहराई में सोच रहा था। फिर मुझे याद आया कि 4 घी मैंने निकाले थे, अब वो डाले हैं और उसका पैसा नहीं पड़ा। वो मैं जब इसको जब क्लियर में फिर मैंने चेक किया तो वो सही पाया कि हाँ ये गलती है। फिर मैंने रास्ते में इस बिल को सही किया। मतलब कि अगर हमने कोई एक बार गलती की है तो एक बार उसको निकलने से पहले एक बार कुछ भी छानबीन कर ले। अगर मैं ना करता तो हो सकता था वो 2 किलो घी 3500 रुपये का नुकसान हो जाता। जो इन्होंने बताया इसमें और क्या करेक्शन है जो करना चाहेंगे? लीडर्स का मेजर दायित्व है, बताओ। जो इन्होंने किया सही किया या कुछ और कर सकते थे? इसके अंदर जैसे कि नियम पहले ही बना हुआ है कि अगर कोई चीज आपको डालनी है हटानी है तो उस पर हम गोला जरूर मार देंगे। बहुत बढ़िया, 1 नंबर रैली का लीडरशिप का दो मनोज को। तो आपने क्या है, आपने सावधानी रखी, ये अपने काम के अंदर एंगेज हैं, फोकस्ड हैं, तो इनको चलते चलते आभास हो गया कि यार ये गलती हुई है मुझसे, बात ठीक है। लेकिन लीडर होने के नाते इनको ये भी देखना चाहिए था इसके लिए मेरी कंपनी में सिस्टम क्यों नहीं है। मैं तो एंगेज हूँ, ठीक है, कल को मैं राहुल को सिखाऊंगा, वो तो नहीं कर पाएगा, वो तो गए हमारे घी। तो इसके लिए कंपनी में कोई सिस्टम होना चाहिए। अगर नहीं पता तो पूछना चाहिए, और नहीं तो सिस्टम बना देना चाहिए। समझ गए? इसमें सिस्टम क्या है, अगर ऐसा कुछ भी रहता है तो तुरंत उसके ऊपर बिल के अंदर क्या सिस्टम बताया मनोज जी ने, दोबारा बताइए आप बिल को। सिस्टम बताइए कंपनी में क्या है जिससे इस तरह के एरर नहीं हो सकते। कंपनी में ये सिस्टम है कि अगर कोई बिल है, बिल के अंदर 10 चीजें लिखी हैं, 10 चीजों में से 9 चीजें आपके पास अवेलेबल है, 1 चीज अभी डलनी बाकी है। तो जो चीज डलनी बाकी है हम उस पर गोला मार के रख देंगे, और गोला मार दिया जहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखते हो, सपोज करो नोनी जूस लिखा तो नोनी जूस पे गोला मार दिया। इसका मतलब ये है मैं जब पैकिंग कर रहा हूँ मैंने सारी चीजें पैक कर ली, लेकिन नोनी जूस अभी बाकी है। जब डिजिट के ऊपर गोला मारते हो वो डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड बताता है। जब प्रोडक्ट के ऊपर गोला मारते हो इसका मतलब इनकी सारी पैकिंग हो चुकी है, लेकिन ये चीज अभी बाकी है। और जब नोनी जूस हमारे पास आ जाएगा तो उस गोले को थोड़ा थोड़ा करके काट दीजिए और टिक कर दीजिए। इसका मतलब मैंने नोनी जूस अरेंज कर दिया और इनके पार्सल में डाल दिया। अगर हम ये करने लग जाएं तो हमारे एरर मिनिमाइज हो सकते हैं। आपको समझ में आ रही है बात? समझ गए नीरज जी? तो आधा करा और आधा और कर लेना चाहिए। ये आगे आपको तब मदद करेगा जब आगे ट्रेन करना चाहोगे। मैं बता रहा हूं हमारी कंपनी के अंदर इंडिविजुअल ये पैकिंग करें कोई गलती नहीं, इंडिविजुअल ये पैकिंग करें कोई गलती नहीं, लेकिन जब हम आगे किसी को सिखा रहे हैं तब गलतियां हो रही हैं। क्यों गलतियां हो रही हैं? क्योंकि हम अपने नियमों को फॉलो नहीं कर रहे, हम अपने दिमाग के भरोसे चल रहे हैं। और जब आप दिमाग के केवल भरोसे चलोगे तो जैसे ही आगे पास हम करना चाहोगे एरर्स बढ़ जाएंगे। वो गलती इनके साथ भी हो रही है और आपके साथ और ज्यादा होगी, क्योंकि आप अपने काम को पूरे मनोयोग से और एंगेजमेंट के साथ कर रहे हो। ऐसे में वैसी फ्रस्ट्रेशन होगी जैसे अंकल जी को हो रही है। अंकल जी अपने काम के अंदर बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ हो चुके हैं। उन्हें पता है मैंने कस्टमर को बताना शुरू करा, कस्टमर हमारा फैन होगा क्योंकि नॉलेज जितनी चाहिए उतनी नॉलेज पर्याप्त ले रखी है। लेकिन वो मन्नू को तैयार नहीं कर पाए। मन्नू को तैयार करते हुए क्या हुआ? स्ट्रेस डेवलप हो गया। मतभेद नहीं आया, स्ट्रेस डेवलप हो गया। क्यों डेवलप हो गया? क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया हुआ। एक इंसान है वो कुएं के अंदर हर रोज नहाता है और बाहर निकल जाता है और उसको ये लगता है कि मैं समुद्र में भी जाऊंगा तो संभाल लूंगा। जैसे समुद्र में एंटर हुआ वहां लहरें आ गई। अब कुएं में लहरें उठती नहीं थी। मेरे घर के तालाब के अंदर लहरें उठती नहीं थी। अब जैसे ही तालाब अब समुद्र के अंदर गए और लहरें आ गई। अब लहरें आ गई तो कह रही यार ये तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा भाई, इसमें तो 6 महीने बाद आऊंगा और भाग के वापिस आ गए। इसलिए तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं है, कुछ नहीं, 6 महीने बाद आऊंगा। 6 महीने बाद कौन लेकर आएगा दोबारा खर्चा करके आपको समुद्र में? है क्या नहीं? ईश्वर और प्रकृति अपॉर्चुनिटी हर रोज नहीं देती। 6 महीने बाद उसमें लहर बची ना बची। 6 महीने बाद कोई नहीं, 6 महीने बाद तो दूसरा आ जाएगा। भाई तू हो गया एक्सपर्ट, तू निकल जा, तुम्हारी तो गई टिकट। समझ रहे हो बात को? नियमों के हिसाब से नियम बनाना, यही कंपनी के अंदर पहले दिन से सिस्टम चल रहा है। सिस्टम बनाओ। अगर आप सिस्टम नहीं बनाओगे, जैसे ही अगले बंदे को ट्रेन करोगे इतना नुकसान उठाओगे जिसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। जितने नंबर तुम्हारे पॉजिटिव में है ना, अगर तुम सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, आज तो तुम इग्नोर कर सकते हो, आज तो तुम्हारा चांदी चल रही है, पूरे महीने पॉजिटिव में चल रहे हो, है कि नहीं, और सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही साउथ दिल्ली के लिए नए लड़के को तैयार करोगे उस दिन हालत खराब हो जाएगी।
तो नंबर क्यों क्या आप? क्योंकि वो इंसान आपसे पूछेगा क्यों, ऐसा क्यों, और आपको ध्यान नहीं है कि ऐसा क्यों, क्योंकि कभी किया नहीं क्यों, तो बता भी नहीं पाएंगे। अब बता नहीं पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, अंकल जी की तरह बोलेंगे 6 महीने बाद ट्राई करूंगा जी, अभी तो नहीं होगा, क्योंकि वो नुकसान इतना जबरदस्त होगा। ऊपर से इमेज पे डेंट, सबॉर्डिनेट तो 1 मिनट में पूछेगा, ये नीरज जी को समझाना आता नहीं है, अंकल जी को समझाना तो आता नहीं है, तुमने लीडर बना रखे हैं, क्या जवाब दोगे? इसीलिए जो चीज शर्मा जी ने और नीरज जी ने बताई है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, एक एक रूल को फॉलो करिए। रूल आप फॉलो करोगे तो भाई कंपनी का ये रूल है और इसको आगे करना, और इसका रीजन ये है। अब मैंने भी किया, तेरे को भी करना चाहिए, तू नहीं करेगा तो आगे गड्ढे में गिरेगा। ये चीज आप बता दोगे तो जैसे बनू ने अभी कहने के बाद जैसी गलती करी, तुरंत गलती हो गई, नंबर 2 कट के, अपने आप वो घूम के वापिस आ जाएगा, कहेगा भाई तू नियम ही बता दे मुझे, क्योंकि बिना नियम के तो खतरा बहुत है। कितना आसान काम है कंपनी में करना, एक बार की समस्या है, बस नियमों को जान लेना, और आगे तक की वही सेम चीज से आप चाहे 100 लोग तैयार कर लो। लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री में पार्ले जी बन रहा है और पार्ले जी बनने का कोई सिस्टम नहीं है, तो आपके 100 के 100 लोग अलग पार्ले जी बनाएंगे और कंपनी का बैठेगा भट्टा। आ गई बात समझ में हर किसी को? बिजनेस और एंटरप्रेन्योर के बीच में फर्क का समझ में आया? तो अभी हम कहाँ पे आए हैं? तनाव से शुरू हुए थे, उसके बाद में आप दोनों ने बताया कि मेहनत से हुनर को पाने के 2 तरीके बताए। अब मुझे बताओ कि जो अर्जुन बनना है, रिक्शा वाला जो है वो अर्जुन और बनना चाहेगा, तो और क्या चीज है उसके अंदर? 2 चीजें तो इन्होंने बताई हैं, और डिफरेंस बताओ क्या है? हाँ, अर्जुन बनने के लिए सबसे पहले तो धर्म के साथ में रहो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। 1 नंबर रैली का दे दो लीडरशिप का इनको, ये बहुत अच्छी बात बताई है। अगर आप तनाव को काटना चाहते हो तो धर्म के साथ होना बहुत जरूरी है। धर्म के साथ होने का मतलब क्या है? विजय जी सब्जियों का काम अगर कर रहे हैं और वो उनके दिमाग में है भाई सुबह से शाम तक जितनी अच्छी सब्जी अपने ग्राहक को खिला सकता हूँ उतनी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रात को नींद भी अच्छी आएगी और अगले दिन सुबह केशव भी हाथ थाम लेंगे। और वहीं बैठे हुए अगर हम सोच रहे हैं यार ये सब्जी 200 ग्राम कम कर दें 2 रुपए बच जाएंगे, 400 ग्राम कम कर दें 4 रुपए बच जाएंगे, इसमें लगा दें इंजेक्शन, क्या जाता है क्या नहीं जाता, ऐसे केस में व्यापार के बढ़ने के चांसेस मिनिमम होते हैं। अगर बढ़ता भी है तो वापस बिल्कुल तेजी से वापस गिरेगा। समझ रहे हो? तो जो दुनिया व्यापार नहीं कर पा रही और हम बड़े आराम से कर पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम टेंशन फ्री होके काम करते हैं और हमारी ईमानदारी ऐसे स्तर पे पहुंचे है जिसमें जो भी इंसान हमसे बात करता है उनको ये पता चल जाता है ये लोग ईमानदार हैं, ये गलत काम नहीं करते। केवल ऑर्गेनिक फूड के दम पे नहीं चल रही है हमारी और विजय जी की, बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन जिसको भी करते हैं, जिसका भी फोन आता है, वो कभी ये चीज नहीं कहता भाई विजय जी या दीपिका जी या वरुण जी भाई साहब आप गलत काम कर रहे हो। कोई बोल पाया क्या? आज तक नहीं बोल पाया। ऐसे कितने सब्जियों के प्रोजेक्ट है जिनके साथ में हमें टाइप तोड़ना पड़ा क्योंकि कंप्लेंट ही ऐसी आने लग जाती है, यार आदमी ही गलत है कि नहीं? धर्म अगर जैसे वापसी में धर्म का पालन किया है, आज हमारी जो चाहे दिल्ली NCR हो चाहे इंडस्ट्री, अगर लोग हमारे ऊपर आते हैं तो बस यही विश्वास करते हैं कि इनके पास प्रोडक्ट सही मिलता है, और अगर गलत भी जाता है तो पैसे रिफंड करते हैं, वापसी करते हैं। तो यही एक विश्वास है जो हमारी प्रोग्रेस को बढ़ाता है। और ये विश्वास इस सिस्टम के अंतर्गत है जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है। अगर शुरू से हर दिन इस बात का ध्यान नहीं देते कि ईमानदारी और मेहनत हमारे लिए सर्वोपरि है, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, कितने लोगों को धनुर्धर इतने बढ़िया लोग थे उनको एकदम जाने के लिए बोलना पड़ा, इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, व्यापार चाहे धीरे चले। समझ रहे हो बात को? तो रिक्शा वाले से आपको दिया अंकल, नीरज जी को नंबर दिया इसका रैली का, दे दिया पॉइंट का, इंटेलेक्ट का दिया करो, चलो कोई हाँ। कि आने वाली परेशानियों की प्लानिंग करके उसे मैनेज करना, वो तो उन्होंने बताया कि जो प्लानिंग आ रही है उसके लिए, उसमें प्लानिंग के अंदर पार्ट आता है, उसको कैसे सॉल्व करूंगा आगे फ्यूचर में ना आए, सिस्टम क्रिएशन, ये सब कुछ है। और कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ, हुनर को और कैसे गेन किया जा सकता है? हुनर गेन करने के तरीके बताओ। हर दिन हमें अपने हुनर को गेन करना है, हुनर को बढ़ाना है। अगर हम हुनर को नहीं बढ़ा रहे, वही काम चलता जा रहा है। मैं साउथ दिल्ली की डिलीवरी कर सकता हूं, मैं गुड़गांव की कर सकता हूं, और वही करे जा रहा हूं केवल। आज नहीं तो कल चेंज। एक बात और सिद्धांत ध्यान में रखना, पूरी दुनिया के अंदर एक ही चीज है जो स्थिर है। पूरी दुनिया में देयर इज ओनली वन कांस्टेंट इन यूनिवर्स। कौन बता सकता है? क्या? बदलाव। पूरी दुनिया में एक ही चीज है जो स्थिर है, जो पक्का होगा ही होगा।
जिसको कोई नहीं रोक सकता। क्या स्थिर है? बदलाव। देयर इज ओनली वन कांस्टेंट अवेलेबल इन यूनिवर्स, दैट इज चेंज। ये जो काम कर रहा है ना, ये अगर बैठ के यहाँ डिसाइड कर ले भाई जीवन में ये काम मुझे आ गया, बस अब तो बस बैठा रहूं, ये काम मैं करता रहूं और धरती पे बस सुख शांति से मेरी रोजी रोटी चलती रहे, ईश्वर का धन्यवाद करता रहूं, राम नाम जपता रहूं, हो जाए। 2 महीने से ऊपर का खेल नहीं है। 2 महीने में या तो वो काम हट जाएगा या तू हट जाएगा या यही हट जाएगा व्यापार। उदाहरण बताने की जरूरत नहीं, बताना नहीं है तुम्हारे। अरे बिल्कुल सीधा बताया करो, लीडर की तरह करा करो, अच्छे नहीं लगते ऐसे रिक्वेस्ट करो। सबसे बढ़िया ये होता है कि अगर मान लो कि किसी को इस पेन को इसके अंदर डालना नहीं आ रहा और ये मुझे भी नहीं आ रहा, मगर मैंने कोशिश करी। अब मैंने इतनी कोशिश करी कि आंख मीच के भी अब मैं इसे डाल पा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है, ये वाला हुनर तो सिखा दूंगा इसे कि भाई ये सीख ले तू, और मैं पकड़ूंगा दूसरा। अब मैं जब उसमें सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा, वो भी सौंप दूंगा दूसरे को, अब ये तू सीख ले, मैं करता हूँ दूसरा। तो ऐसे कर करके स्टेप बाय स्टेप काफी चीजों को सीखते रहो और दूसरों को सिखाते रहो। तो हुनर गेन करने का फायदा नहीं, कोई फायदा है इस बात से क्या लेना देना क्यों है? इस बात से लेना देना, अगर ये दिल्ली डिलीवरी करते रहेंगे, दूसरा लड़का तैयार नहीं करेंगे और उसे सारे स्टेप के बारे में नहीं अबे बताएंगे। ये तो इससे पहला पॉइंट था। अभी जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे उसमें बीच में गाड़ी क्यों घुसाई तुमने? ये समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है? किसको समझ में आई वो हाथ ऊपर करे, जिसको समझ में आई। जो अभी अभी हमारी वार्तालाप हुई उसके अंदर बताओ किसको समझ में आई, हाथ ऊपर करे। अभी हम किस मुद्दे पे बात कर रहे थे? बदलाव पे। अभी हम बदलाव पे बात कर रहे थे। इससे पहले वाले काम पे चल रहा था जिसमें हम सिस्टम जनरेशन की बात कर रहे थे। बदलाव तो वो निकल गया, पॉइंट चला गया। लेकिन मेरे पास गाड़ी बाद में आई है, अब मेरे पास गाड़ी आई है तो अपने पास रखूंगा नहीं, तो डालनी तो जरूरी है, चाहे पिछले पॉइंट की क्यों ना हो। तो जो नदी का बहाव चल रहा था उसको रोका गया कि भाई पहले मेरी गाड़ी आ रही है, पहले मेरी लॉरी घुसाओ, समझ गए, अब फिर अपनी नदी चलाऊंगे। ये भी एक हुनर है। ये हुनर नहीं है, बेवकूफी है। इसको हमने पहले पहचान लिया था, इसमें बोलने की परमिशन नहीं ले रहे थे। बदलाव, चलो बदलाव। तो धरती पे एक ही चीज है जो स्थिर है और वो है बदलाव। आपके कितने मर्जी आप सोच लो, समझ गए। शर्मा तक को ना काम करने के बाद भी कुर्सी बचाने के लिए पता नहीं कितने बदलावों से गुजरना पड़ता है हर रोज, समझ गए। हमें लगता है सबसे स्थिर जीवन इसका है बेचारे का, है कि नहीं? कुछ नहीं करना, प्रभु नाम लेना, आना, ईमानदारी से काम करना, जितना हो गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यूएसए की तरह सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, अगला बैठा आराम से कहता लगा लो, ना हमें पेट्रोल चाहिए, ना हमें खाने के लिए चाहिए, ना हमें पीने के लिए चाहिए, लगा लो, क्या कर लोगे? समझने के बाद। लेकिन उसके जीवन के अंदर भी हर दिन बदलाव आता है। जिस बदलाव को वो कोऑपरेट कर रहा है, वो समझ रहा है, उस बदलाव के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो। सबसे आसान जीवन लगता है हमारी कंपनी में किसका? शर्मा का। लगता है कि नहीं लगता है? जीवन ऐसा भी होना चाहिए, कभी आओ कभी जाओ, सुख शांति से, ना सुनना ना कहना, नंबर कट रहे कटने दो, 400 पे चले गए जाने दो। कितना आसान जीवन है, कोई मुश्किल है क्या? कंपनी भी अच्छी चल रही है, तनख्वाह भी टाइम से आ रही है, सब सही चल रही है, सरकारी नौकरी बना रखी है, मेहनत कर रहे हैं हम, चल रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ, हर किसी को लगता है। लेकिन बैक डोर के अंदर वो भी बहुत मेहनत कर रहा है। बदलाव आया फिर वो नहीं आया, जो भी आया थोड़ा बहुत दो मीटिंग से 7:30 पे आ रहे हैं, तो इन्होंने एक बदलाव कोशिश करी। बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर, भगवान भला करे, समझ गए। लेकिन इतना सब कुछ करते हुए भी अगर तुम इसके साथ बैठोगे, पूछोगे भाई तेरे जीवन में अंदर क्या उथल पुथल चली, अंदर उथल पुथल 3 महीने में बहुत हुई है। उनको ये एडजस्ट कर रहे हैं किसी तरह, समझने गए बात को। अब इसकी क्षमताओं को हमें इस तरह बढ़ाना है कि अगर हम बिल्कुल धनुर्धर की तरह 18 दिन का युद्ध है, अगर इस तरीके से हम बिल्कुल करते हैं प्रॉपर तरीके से, आप रेस्ट ले रहे हो जैसे एक सैनिक होता है बॉर्डर के ऊपर, चारों तरफ गोलियां चल रही होती है, फिर भी सोता नहीं है क्या? फिर भी खाता नहीं है क्या? हंसता नहीं है क्या? आपस में बातचीत नहीं करता क्या? करता है। उसके दिमाग के अंदर 60%, उसको पता है अगली गोली के ऊपर मेरा शिकार होगा, लेकिन तनाव में होता है क्या? केवल जब पहले जाएगा, बिल्कुल आखिरी के अंदर आ जाए तो तनाव में आ जाए, उससे पहले तनाव में नहीं होता। बोल दिया जाता है 8 सैनिकों को, ये रही टाइगर हिल, चढ़ जाओ ऊपर। कहते जी ऊपर क्या? ऊपर लगातार गोलियां चलेंगी, सावधानी से चढ़ना, कहते सावधानी से चढ़ रहे हैं, फिर भी ऊपर चढ़ते चढ़ते बोल रहे हैं। देखिए लक्ष्य फिल्म, ऊपर चढ़ते चढ़ते बोल रहे हैं। हाँ काके क्या हुआ? कहते जी नीचे देख रहा हूँ, डर लग रहा है। कहते आंख बंद करके बैठ जा, कोई बात नहीं, ऊपर चढ़ता रहे, बोल हनुमान जी की जय। कितना तनाव फ्री चल रहे हैं, जबकि पता ऊपर जाते ही गोली लगी। ये चीजें सीखने की बात है।
और हम जीवन में आने वाली जरा सी मुश्किल, जरा सी स्ट्रेस होती है, ये नहीं हो पाएगा भैया, ये नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। मुश्किलें तो अभी हमने देखी नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। एसी में बैठे हुए हैं, यहाँ दुकान के अंदर बैठे हुए हैं, ग्राहक विश्वास कर रहा है, प्रभु का नाम लेके काम करे जा रहे हो। मुश्किलें तो जीवन की हमने देखी नहीं है, और जब इन मुश्किलों का आप देखने की कोशिश करोगे दिमाग भ्रमरा जाएगा, आप ये नहीं सोच पाओगे इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। अभी तो उस चैप्टर को हमने शुरू भी नहीं किया, अभी तो उस चैप्टर को हमने शुरू नहीं किया। मैं तो अभी केवल आपको वो चैप्टर बता रहा हूँ जिसके अंदर आपको पता है कि इसका समाधान ऐसे हो सकता है, उस दिशा में केवल चलने की आवश्यकता है। समझ रहे हो, हल्का हल्का चलोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 90 से 95% लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जो प्रॉब्लम के लिए काम करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, घर आके बैठ जाओ, जय श्री राम। 4 से 5% लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ऐसी मुश्किलें हैं जिनके समाधान का उनको नहीं पता, जिनके समाधान का उनको पता नहीं है। ना तुम बता सकते हो ना वो बता सकता है, फिर भी वो आशा और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है और मुस्कुरा रहा है। एक एक एग्जाम्पल अब दो ऐसे ऐसे लोगों का, कोई ऐसी प्रॉब्लम का जिसका समाधान नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो जो तुमने देखा हो जिसका समाधान नहीं है, फिर भी उसके लिए हंसना, मुस्कुराना, तनाव रहित रहना ये जरूरी है, और वो रह भी रहा है। बताओ एग्जाम्पल। दुनिया में सबसे बड़ा ताकत वो है आशा। तो इसलिए कि एक बीज धरती के अंदर उसको दबाया जाता है, इसे पता नहीं रहता, घोर अंधकार में बैठा है, ऊपर से पानी नहीं पड़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, एक दिन वो निकल आता है धरती के ऊपर और विशाल वृक्ष का बनता है। दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन आशा को नहीं छोड़ो। आशा से काम करो। आप बैठे हो तो वो जरूर। जो इन्होंने बात बताई थी इसको मैं और तरीके से बता देता हूँ आपको, हल्का सा। बीज को जमीन में डालना, पानी डालते रहना, समझ रहे हो। ऊपर से कड़ाके की धूप पड़ रही है और बीच में 8 दिन पानी डालना बंद हो गया। अब उसके बाद जाओ और देखो यार ये बीज अब नहीं बन सकता, खत्म हो गया। क्या था, एक शिशु था, 8 दिन तक खाने पीने को नहीं दिया, मर गया ना, खत्म हो गया ना। वो पानी देना दोबारा शुरू कर दो, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि वो उसमें से फिर पना पाएगा। पना पा सकता है, पत्तियां आ जाती हैं, इतना सा पौधा होता है, मैंने खुद देखा है, और बिल्कुल नहीं लग रहा था। पीपल का वृक्ष लगाया, हिंदू धर्म में है ना, पीपल का वृक्ष लगाओ, बेल के वृक्ष लगाओ, कितना पुण्य प्राप्त होता है, और ना फल पाए तो कितना पाप लग गया। पानी दे रहे हो, छूट गया गलती से 5 दिन पानी, कोशिश कर रहे थे नहीं हो पाया, सूख गया, बंजर हो गया, यार ये तो पाप हो गया। आशा, कोई बात नहीं, पानी देते रहे, जो कुछ कर सकते हैं करते रहेंगे। भाई साहब वापस उठा, पत्तियां आई और आज इतना बढ़िया वृक्ष बना हुआ, समझ गए। और जो ऐसा बीज होगा जो सूखेपन से बन, तुम यार एक तो लीडर बनना सीखो, सारे फ्लो के ऊपर नीचे तो बीच में घुसे हुए, अभी कर रहा हूँ कंप्लीट। जो बीज ऐसे सर्कमस्टेंसेस से निकलकर बाहर आता है वो भविष्य में आने वाले सूखे को झेलने के लिए बचपन से तैयार होता है। अब बताओ ईश्वर का उसको धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मुश्किलें मिली थी कोई बात नहीं, जीवन दान मिला कोई बात नहीं, अब इस चीज के लिए मैं तैयार हूं, आ जाए तो कोई बात नहीं। अब सब लोग पूजा करेंगे क्योंकि ये वो वृक्ष है जो सूखे के अंदर भी निकल कर आ जाएगा, हमें पता है ये निकल चुका है पहले। अब बोलो पेड़ कैसे करेगा धन्यवाद? ये बहुत बड़ा प्रश्न करा तुमने, इसके ऊपर हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, जुड़ते हुए हाथ जो है उनके दिखने चाहिए, नहीं तो भैया नहीं होगा मामला। तुम बोलो भाई। ये आशा है कि ऐसे ऐसे लोगों को भी कल को एंटरप्रेन्योर बना के एमडी बनाना है कंपनी का। ये हमारा हुनर है, हम नहीं पीछे बैठेंगे, उनका हुनर है, उनके यहाँ पे भी है कम से कम 2-3 ऐसे। ये बनेंगे कल को कंपनी के प्रबल मैनेजर, समझ नहीं गए? कोट पैंट पहनेंगे, लगेगा हाँ जी प्रदीप जी दुनिया आएगी। प्रदीप जी आपके पास तो बहुत हुनर है, आपने तो बचपन से वाक्षी को संभाला, सर बताना कैसे कंपनी संभाल। अरे मैं तो यार काबिल बहुत था ना, बुद्धि भी मेरी प्रबल थी, मैं तो आता था, सब लोग ऐसे खड़े हो जाते थे, कहते प्रदीप जी आ गए, कहते हाँ सर वो तो आज दिख रहा है सर, आप क्षमतावान है। आशा,
बुद्धि तो नहीं है वो, कोई बात नहीं, आशा तो रखो। ये भी आशा आशा से मिलवाना। हो गया। अब ये बातें अपने को समझ में आई हैं क्या? हाँ। देखो केवल मोटिवेशन, संदीप क्या नाम है उसका ना, वो कौन सा था पहला देख रहा था? हाँ संदीप महेश्वरी। इसको प्रणव को जरूर याद रहता है? अरे भैया मैं प्रणव को काम पे भेजा, कहा कि जाके वो लगा ले लेमन टी का, कह रहा है। आया 3 घंटे बाद, मैंने कहा भाई लेमन टी का लगा लिया वहां पे? वो कहता भाई साहब मैं मोटिवेशन अर्जित कर रहा था। मैंने कहा कौन सी, किससे मोटिवेशन? कहता संदीप महेश्वरी की वीडियो देख रहा था। भेजा स्टॉल लगाने के लिए, वापिस आया, उसी वक्त उसके पर्चे में लिखा गया कि साला तुम ये स्टॉल कामयाब नहीं हो पाओगे लगाने के लिए। कहता भैया कुछ भी हो जाए मैं लगाऊंगा जरूर। 3 दिन बाद घुटने टेक दिए। कूद के पैर पालने में दिख जाते हैं। मगर उसने मेहनत करी उस काम में, समझ गए? तो ये चीज अपने को ध्यान से समझनी है। संदीप महेश्वरी की वीडियो देख के आंख बंद करके सो मत जाओ। जो आज बताया गया है, अभी तनाव है ना, पिछले 2-3 दिन से तनाव आ रहा है, काफी लोगों के दिमाग में आ रहा है। क्या हम शाम तक इस तनाव से बाहर आ सकते हैं? तुम्हें नहीं आ रहा, जिनको आ रहा है उनकी बात कर रही है। और एक चीज है जो मनोज जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, सबसे ज्यादा कंपनी में तनाव अगर किसी के ऊपर लगातार रहता है वो इसके ऊपर है। लेकिन इन्होंने खुद को बना ऐसा लिया है कि तनाव इनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। आपको अंदाजा नहीं है कल शाम तक कितना तनाव इनके ऊपर, मेरे जैसे बंदे का अगर तनाव रहे तो कितना तनाव होता है। बाजू में बैठ के तनाव सहता है, तुम लोग तो इधर उधर भग जाते हो। आप भी हो आई समझ गए? तुम लोग तो इधर उधर हो जाते हो। हमारे द्वारा, हमारे जैसे इंसान के द्वारा बनाया गया तनाव ठीक बाजू में लगातार 5 घंटे तक 6 घंटे तक टॉर्चर्स है ना, लेकिन तनाव में नहीं आना। ये प्रैक्टिस है इनकी, इसीलिए कंपनी में 2nd पोजीशन पे। पढ़ाई लिखाई इनको नहीं आती, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इनको नहीं आती, बंटाधार कंपनी का करने को तैयार है, लेकिन 2nd पोजीशन पे है क्योंकि उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है तनाव में नहीं आते, मुश्किलें आती हैं तो घबराते नहीं। समझ रहे हो? ये सीखने की चीज है। तीसरा वाला गलत और है। इसीलिए बंटाधार कंपनी का अभी 2 दिन कर दूं तो बिल्कुल ताला लगा देगा, लेकिन अकेला झाड़ू मारता हुआ चलूंगा। कहते मैं हूँ कंपनी में, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा। बिक जाएगी कंपनी, बिक जाएगी, सब कुछ हो जाएगा कंपनी में। कंपनी में आज भी बस मैं हूँ झाड़ू पकड़ के, मैं हूँ, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा। आएगी। आस पास में लोग आ जाएंगे, कंपनी का माल खत्म, सब डूब गया कंपनी के अंदर, मनोज जी बैठे हुए। जब तक मैं हूँ मैं रेडी पे बैठ के बेचूंगा जरूर, और तुम बेचोगे भी जरूर, लेकिन वो 200 रुपए से 100 रुपए में तुम्हारा और मेरा घर नहीं चलेगा। चलेगा ऐसे ही, तो ऐसे ही चलाएंगे। ऐसे नहीं चला पाओगे, वही बोलो, उसी की तैयारी करवा रहा हूँ। समझ गए बात को? समझ गए बात को? तो मेरे भाइयों, तनाव अगर आपकी एफिशिएंसी को कम कर रहा है तो हमेशा समझ लेना जीवन में तनाव ज्यादा नहीं है। मेरी मुश्किल, मेरे को समझ नहीं आ रहा हैंडल कैसे करें। समझ में आ गया? प्रभु का नाम जपो, खड़े हो, प्रयास करते हो। अब आज का तनाव से रिलेटेड आखिरी एग्जांपल, इस चीज को अगर तुमने समझ लिया तो तनाव को टैकल करना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने अभी इससे पहले सवाल पूछा था कि एग्जांपल दो, ऐसे ऐसे एग्जांपल दो तनाव के जिसमें आपको लगता है भैया क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, इसमें तो सब कुछ खत्म है। बताओ, एग्जांपल दो, बोलो तुम में से किसी को कुछ कहना? बोलो। मेरे पास तनाव के ऐसे एग्जांपल दो जिसके अंदर आपको भैया इसमें कर क्या सकता है आदमी, खत्म हो गया वो, देखो एक नहीं निकाल सकते वापस। एक फिल्म आई थी अपनी वो वाली बॉर्डर, हम्म, उसे पता था पूरी टैंक रेजिमेंट आ रही है, बहुत सारे सैनिक आ रहे हैं, हाँ। हम कर नहीं सकते। तुम हाथ मत ऊपर करो, पहले वो बोले समझो उनको। हाँ, फोर्स का बैकअप नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला, और हम गिने चुने बंदे हैं यहाँ पे, मरेंगे भी जरूर। मरेंगे जरूर। तो उसने बोला भाई जैसे जाना जाओ, बाकी मैं यही। अब ये समझो, ये जो इन्होंने प्रॉब्लम बताई है, ये होता है असली तनाव। अभी मैं आपको तनाव के 5-6 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और जिस वक्त तुम्हें लग जाए ना धरती पे कि भाई मेरी जीवन में तनाव बहुत है, उस दिन ये 5 एग्जाम्पल्स को याद कर लेना और शीशे के सामने गर्दन झुका लेना कि मैं उस जगह होता तो मेरा क्या हाल होता, मैं तो इतने से तनाव को नहीं हैंडल कर पा रहा। समझ गए? अब बॉर्डर के एग्जाम्पल को देख रहे हो, अगले को पता है मैं हारूंगा, 120 2000 के सामने टिकेंगे नहीं। कितने टैंक थे इनके पास? इनके एक भी टैंक नहीं था, अगलों का टैंकों की सेना थी। इनके पास गन ही एक थी जिससे टैंक उड़ाया जा सकता हो, उसके अलावा गन ही नहीं थी। बस लो, समझने के बात को। और उसके बाद पूरा पीछे से कोई बैकअप नहीं, पीछे के सारे लोगों ने बोल दिया पीछे हट जाओ,
पीछे के अफसरों ने कहते हैं पीछे हट जाओ, कोई जरूरत नहीं है लड़ने की। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे बोलते हैं तनाव। सिर्फ एक मुद्दा कि भाई मेरे भारत की मिट्टी है, मेरी जिंदा रहते हुए दूसरे के हाथ में नहीं जाने दूंगा। भाड़ में गया यूएनओ, भाड़ में गया, मैं जो गया वो गया, अगले को इतनी समझ थी, समझिए। मेरे सरहद है, मेरी सरहद का जो हिस्सा गया वो तो गया, वो नहीं आएगा वापिस। बाद की बैठकें छोड़ो, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक जिंदा हूं, ये मेरा सैनिक धर्म है, मैं अगले को घुसने नहीं दूंगा। केवल इस धर्म के ऊपर बंदा लड़ रहा है, अगले को कोई चाह नहीं। मुझे परमवीर चक्र मिलेगा नहीं मिलेगा, बच्चों को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। एक सैनिक धर्म के ऊपर 120 सैनिक लड़ गए, गौरव गाथा बनी है, जिसको आज हम सृष्टि के सबसे बड़े तनाव में से एक बोल रहे हैं। भगवान राम की जर्नी को और इस जर्नी को कम नहीं आंका जा सकता, दोनों बराबर में खड़ी हो जाएंगी, दोनों बराबर में खड़ी हो जाएंगी। इतना बढ़िया तनाव टैकल किया उन 120 सैनिकों ने, समझ रहे हो, ये होता है तनाव। अब ये जब तनाव आया तो उसको टैकल करने का सूत्र क्या था, क्या बताओगे? कभी कल को जीवन में इस तरह का तनाव आ जाए तो मुझे वो सूत्र बताओ, वो सिद्धांत बताओ जो दिमाग में एकदम खुद भी बोलोगे और दूसरे को भी बोलोगे, और बताओ कि लड़ने के लिए प्रेरित कैसे करोगे। ये सूत्र बताओ, सिद्धांत क्या सिद्धांत है, क्यों लड़ना चाहिए ये बताओ। हाँ, इसलिए लड़ना चाहिए कि जो हमारे पास बचे कुछ सैनिक हैं और हमें उनसे ये क्या, हमें उनसे इस तरह प्रेरित करना चाहिए कि जहाँ हम रह रहे हैं यही हमारी धरती माँ है, इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। अब जिस व्यक्ति को अभी जाना है तो वो तो छोड़ के भी चला जाए, और जिसे रहना है वो रह सकता है, और जितने बचेंगे फिर हम सामने उनका सामना करेंगे और लड़ेंगे। अगर उसके बाद में तुम्हें लगा कि अब मौत बिल्कुल नजदीक आ रही है, अगर जब कोई भागा तो उसे मैं गोली मार दूंगा, ये तो उसमें हो गया। हाँ, लेकिन इससे तो ये तो हुई आपकी कमांड है, ये तो आपने रूल बताया, मैं सिद्धांतों की बात बता रहा हूँ। ये तो आपने आगे बढ़ने का रूल बताया, सिद्धांत ये हुआ। फिर हम सिद्धांत बताओ क्यों लड़ना चाहिए। हाँ, क्यों इसलिए लड़ना चाहिए क्योंकि उन्हें हमें इसलिए प्रेरित करना चाहिए कि अगर तुम यहाँ से छोड़ कर जाओगे तब तुम अपने देश में ही रहोगे, मगर तुम देशद्रोही और गद्दार कहलाओगे। इससे बढ़िया भगोड़े कहलाओगे, इससे बढ़िया मर लो। समझ गए, भगोड़े कहलाओगे। सिद्धांत है एक सैनिक का, एक सैनिक की शुरू से ट्रेनिंग, जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग करवाई जाती है सैनिक की, क्या कि भाई वीर सीने पे गोली खाकर मरना बहुत बड़ा सम्मान है, भागते हुए पीठ पे गोली खाना या भागकर जीवन जीना ये बहुत बड़ा अपमान है, इससे अच्छा तो मर जाना है। ये सिद्धांत है सैनिक का। उनको उस समय पे उनके सैनिक धर्म की परीक्षा थी, इस वजह से वो आगे लड़ गए। 1 नंबर एलबी का 2 इंटेलेक्ट का इनको समझ में आ रहा है सिद्धांत कैसे मदद करते हैं। ये सिद्धांत कैसे गया, दिन रात उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, ट्रेनिंग के समय पे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में घुसा दिया गया। अगलों के दिमाग में था ऐसा समय आ सकता है, ऐसा नहीं था अगलों को नहीं था, ऐसा समय आ सकता है। मरने के लिए तो आए थे यार, बॉर्डर के ऊपर क्या यहाँ पे रोटियां खाने थोड़ी आए थे, या तो मरेंगे या मारेंगे, तो मरने की स्थिति है, बस इतना फर्क है। नॉर्मल केस के अंदर सीनियर बोलते जाके लड़ो, इसमें सीनियर कह रहे पीछे हट जाओ, लेकिन हम अपना सैनिक धर्म अपना रहे हैं, उससे और भी ज्यादा महान हो गए। कितनी लड़ाइयां लड़ी भारत के अंदर, लेकिन इस एक लड़ाई के ऊपर जो है पूरी की पूरी भारतीय शक्ति जो है वो निर्भर रहती है। 120 के समान इस शक्ति को हमेशा दिखाया जाएगा, इसके ऊपर म्यूजियम्स बने, इसके ऊपर मूवीज बनी, समझिए बात को। तो ये सिद्धांत है। और क्या सिद्धांत था, तुम पहले इस बात के अंदर घुसो, तुम अपनी राम गाथा बीच में मत घुसाना। हाँ। वही चीज बता बोलो, इस वाली में बताओ और क्या चीज थी सिद्धांतिक रूप से। ये सबसे ये एक तो आपने सैनिक की बात की, एक आम आदमी की बात कर, इसमें आम आदमी कहाँ से है? कोई भी मतलब चलो सैनिक की बात है, आम आदमी। ठीक है, बोलो। मैं अपने लिए आप बताओ। कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो भयंकर तनाव है या कोई दुश्मन या कैसा है। देखिए सबसे पहले तो मन में यही है कि हमें इस विपत्ता से लड़ना है, तो सबसे पहले मरना तो ये सोच लो कि मरना तो हमें यही है, आज भी मरेंगे कल भी मरेंगे। बहुत बढ़िया। दूसरा धर्म, धर्म ये है चाहे वो देश की धरती हो, चाहे अपने घर की धरती हो, चाहे अपना खेत हो, चाहे अपना ईमान हो, इस जाना नहीं। सही बात, बहुत सुंदर। तो अब मरना है, अगर हम अपने परिवार को बताते हैं कि देखो अगर आज हम लोग चुप होकर बैठ गए, मरना तो तुम सबको भी है, आज नहीं तो कल मरना ही मरना, कोई समय ठीक नहीं, जिंदा कोई नहीं रहेगा। सही बात है। लेकिन अगर आज अगर लड़ के हमने ये अपना बचा लिया तो हमारी गाथा गाई जाएगी, अगर मर गए तो गाथा जाएगी, और ना भी मरे तो हम जीत के जाएंगे। सही बात, बिल्कुल समझ में आ गया। इसी एक सिद्धांत के ऊपर पद्मिनी का जोहर तक गाया जाता है।
इसी एक सिद्धांत पे राणा प्रताप को याद किया जाता है, इसी एक सिद्धांत पे शिवाजी को याद किया जाता है। इन सबके जीवन के अंदर मुश्किल इसी तरह से आई थी। कुछ भी तनाव नहीं है जिससे हम गुजर रहे हैं। वो तनाव, असली तनाव तो जब आप इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा इतिहास क्या था। क्या लग रहा है उस वक्त जिस वक्त पद्मिनी ने जौहर किया हुआ, क्या तनाव लग रहा है हमें? क्या तनाव लग रहा है जिस वक्त रानी झांसी ने छोटा सा बच्चा अपने बांध कर और युद्ध के अंदर गई होगी? क्या तनाव है वो? महसूस हो रहा है तनाव की प्रकाष्ठा? इतना सा बच्चा है, दुश्मन की सेना सामने, पति का देहांत हो गया, पूरी की पूरी सेना को केवल खुद ही मुझे ही प्रेरित करना है, मुझे ही लड़ना है, बच्चा भी मैं ही बांधूंगी, घोड़ा भी मैं ही चलाऊंगी और उसके बाद लड़ते हुए जाऊंगी। इसे बोलते हैं तनाव। और उस तनाव में से शूरवीर आगे निकलते हैं जो गौरव गाथा गाई जाती है। 1 नंबर एलडी का तो इनको इंटेलेक्ट का, ई के इंटेलेक्ट के मिलते हैं, लेकिन आज वाले के अंदर एलडी का इसलिए मिल रहा है बिकॉज आज हमारी डिस्कशंस की भी इम्तिहान हो रही है। बौद्धिक रूप से कितने प्रबल हो, सोचने की प्रकाष्ठा सोचो कहां तक जा सकते हैं हम लोग। ये जब सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा ना, तब आपका बिहेवियर चेंज अलग होगा, तब एटीट्यूड अलग होगा, तब आपके काम करने का तरीका अलग होगा, सम्मान अलग पाओगे। 2 चीजें बताई, अब समझ में आ रही है बात? अरे अब नहीं मरेंगे, 40 साल की उम्र हो गई, 20 साल बाद मरेंगे, 25 साल बाद मरेंगे, मरना तो है ही, ऐसे ही चले जाएंगे। कितने लोग हैं हर रोज मरते हैं, हर रोज आते हैं। धरती पे कोई रहा क्या परमानेंट? नहीं। लेकिन मरना इस प्रकार से कि उसके बाद में जब हम जाएं तो आखिरी मोमेंट तक हंसते हुए जाएं, हम भी हंसते हुए जाएं और सम्मान के साथ जाएं। ये होती है एक अलग चीज। कौन किसका आवाज कम करो? दूसरा सिद्धांत उसमें ये लगा था कि जब सन्नी देओल लड़ रहे थे तो बाकी लोगों को मतलब इतना विश्वास नहीं था कि हम जीत जाएंगे। तो सन्नी देओल ने जब बताया कि हम अब लड़ने जा रहे हैं। एक तो सन्नी देओल नाम नहीं होना चाहिए। क्या नाम था मेजर का? संजय दत्त। अगर तुम पागल हो गया सिंह के नाम से देखा है। सुनो, वो जो सैनिक तुरंत सर्च करो, मेजर चंद्र, क्या नाम था उसका, चेक करो। अरे तो चेक करो। क्या कुलविंदर सिंह। कुलविंदर सिंह। हाँ, तो कुलविंदर सिंह ने ये कहा था कि एक बार दोबारा चेक करें, कंफर्म करो। शहीदों का नाम ले रहे हो, बिल्कुल तरीके से होना चाहिए, पता होना चाहिए। तुम चालू रहे। तो उन्होंने ये कहा था कि अब हम लड़ने जा रहे हैं और ये तो तय है कि मरना है। जब हमें मरना ही है तो अब इस लड़ाई को हम जीत के ही मरेंगे। अब हमें ऐसा करना है। तो उधर से गोलियां चल रही थी, सब लोगों की बंदूकें नीचे थी। जब सन्नी देओल ने खुद खड़े होके जब मारा, 4-5 को 10 को मारा, तो उसके बाद में तब उन्हें कुलदीप सिंह। हाँ, तो उन्हें मोटिव मिला कि जब ये गोली चला रहे हैं और सामने वाले के 5-10 सैनिक इन्होंने मार दिए, तो हम अगर गोली चलाएंगे तो कितने एक साथ मरेंगे। तो उनके अंदर इतना जज्बा था कि अब हम जब लड़ रहे हैं ना, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। Yes. और हमें जीतना है सिर्फ। तो उनके अंदर जो भावना थी वो जीत की थी, इसलिए वो जीत पाए। एक तो हो गया कि केवल आगे जा रहे हो और मरने के लिए जा रहे हो। एक होता है ऐसे तनाव के अंदर भी हम आगे जाएंगे, जीत की आशा से जाएंगे। आशा को ऐसे मोमेंट पे पकड़ के रखना। सोचो 120-2000 से लड़ रहे हैं, आशा का सहारा ले रखा है, उम्मीद का सहारा ले रखा है और उस उम्मीद को कायम करके जीत भी गए। तब इतिहास रचे जाते हैं। कितनी बेहतरीन चीज है। एग्जाम्पल अभी समझ में आए? ये वाली डिस्कशन और भी ज्यादा बहुत आगे तक चल सकती है, लेकिन मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल दिया है। किसी के शरीर के अंदर कैंसर हो गया, 20 साल का व्यक्ति है, कैंसर हो गया, बताओ क्या करोगे? उसका क्या बचा जीवन में और क्या रह गया परिवार के पास? क्या प्रॉब्लम होगी? क्या तनाव है उसका? समझ रहे हो? सब खत्म है। अब दुनिया में कहीं इलाज नहीं है, अब घूमते रहो इधर से उधर तक। ऐसे तनाव के बाद भी मुस्कुराते हैं। तब फिल्म बनी थी आनंद, देखिए ना, तो देखो जाके, पता चलेगा तनाव को कैसे एड्रेस करते। आखिरी के में जाके घबरा पाया था जब बिल्कुल घबरा गया था, नहीं तो पूरे के पूरे उसने 6 महीने मुस्कुराते हुए गुजारे। बहुत कुछ सिखाती है ये चीजें, असली तनाव है। तो ये जितने एग्जाम्पल्स हमने दिए, इतिहास के पन्नों को खंगालो, बच्चों के साथ डिस्कशन करो। जो डिस्कशन हम यहाँ करते हैं अपने तक मत रखो, ये तो अलग सा है। इसको बच्चों के साथ डिस्कशन में लेकर आओ। इस बात की चर्चा हमारे घरों में होनी चाहिए। अब जैसे कहीं देख लो हमारे जो आदमी खुद नहीं कुछ सीखा वो बच्चों को क्या सिखाएगा? कल को शादी हो जाएगी तो बच्चे पूछेंगे, पिताजी आज पेपर में हार के आ गया। बताने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि कभी खुद कुछ नहीं किया। तो मुंह उठा के गए, काम से वापस आ गए। मरा हुआ इंसान दूसरे को क्या बताएगा? जो खुद हर रोज लड़ रहा है, उसकी आवाज में इतनी प्रबल क्षमता होगी, वो दूसरे को उठा सकता है। और तब बच्चे सम्मान करेंगे माता पिता का। समझ रहे हो?
तो ये पूरे के पूरे वंश के उद्धार का काम है जो बताया जा रहा है। इसको इस तरीके से हर दिन हर मोमेंट पे खुद को और ज्यादा बेटर करते जाओ, अगर जीवन का मजा लेना है। अगर जीवन का मजा लेना है, रानी पद्मिनी अगर जौहर नहीं करती तब भी मरती तो जरूर, लेकिन जौहर करते वक्त सम्मान के साथ में मरी थी, तनाव रहित मरी थी। अगर वो अंदर मुगल घुस जाते तो तनाव क्या होता उन्हें तब पता चलता। वो जितने सैनिक थे जो बाहर निकलकर युद्ध के अंदर लड़े थे, आखिरी में मुगल भी नतमस्तक होकर उनके सामने जाएंगे। मरना तो उन्हें भी था। अंदर आते तो कुत्ते की मौत मरते, बाहर निकले तो शेर की मौत मरते। दोनों में बहुत अंतर है, समझ गए? तो राणा रावल सिंह का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया क्योंकि शेर की तरह लड़े थे। जो होना है देखो वो होगा तो होगा, उसे बोलते हैं तनाव। जब आपको पता है कि सब कुछ गलत होने वाला है, उसके बाद भी आप अपनी पूर्ण क्षमता के साथ में इस सारी चीजों को बदलकर अगर पॉजिटिव में कर देते हो और अपने लिए इतिहास रच के जाते हो, तब जाके कहलाते हो तनाव को आपने टैकल किया। अभी तो हम जितना तनाव टैकल कर रहे हैं उसमें मुश्किलों को हल कर लेते हैं हम। मैं तो उन तनाव की बात कर रहा हूं जिसमें आपको पता है मुश्किलें हल नहीं होंगी, फिर भी आप अपना नाम करके जाओ। अभी तक आई नहीं है वो, अभी तो वो आई नहीं है सिरों में, और ऐसी आएंगी जीवन में, ये भी जरूरी नहीं है। बैठे इतनी सेफ जगह हो, है कि नहीं? क्योंकि आने वाली मुसीबतों को हम पहले ही हैंडल कर लेते, उसे बड़ी नहीं बनने देते। उसके लिए आपने सिस्टम्स लगा रखे ना, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी मुश्किलें जो आ सकती हैं, लेकिन मुश्किल कहीं पे भी आ जाती है। ये तो छोटी मोटी, तो हमेशा जब ये छोटी मोटी मुश्किलें आई हैं, प्रभु का नाम लो, जय श्री राम, और निपटा दो। सोचो कहाँ पे कितनी सी मुश्किल के लिए परेशान होते हैं, और मुश्किलें कहाँ कहाँ की धरती पे जो अवेलेबल। अब बताओ कोई ऐसा इंसान जो शाम तक भी तनाव में रहेगा, इसके बाद वे शाम के बाद जो बंदा तनाव में रहेगा और दिख गया या महसूस हो गया तो उसके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है वो घोंचू है जिस बंदा अभ्यास ही नहीं करना चाहता। तुम फ्री हो, तुम रहो तनाव। तुम्हारे लिए ये चीजें एक्चुअली क्या है, देखो आज सावन बहुत बरसा, लेकिन एक बाल्टी उल्टी थी, उसका कोई कसूर नहीं। तुम्हें बस ये कोशिश करनी है अगली बार बाल्टी सीधी हो जाए, इससे ज्यादा और प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बाहर से तो भीगी है, दिमाग के साथ में, हाँ बाहर बाहर से तो भीगी है। दिमाग के साथ एक और दिक्कत होती है। चीते हैं। इस दिमाग के साथ एक और दिक्कत होती है, अगर इसमें कोई बात नहीं घुस रही तो इंसान को ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। मशीनरी गर्म होकर फट गया तो जो कर रहे हैं वो भी रह जाएगा। तुम अभी सही कर रहे हो, उससे चलते रहो। बच्चों को हम यहीं पे बुला लेना, यहीं दे देंगे कुछ। ये भी तनाव ही है एक प्रकार का। अरे कल उसको तनाव लगा 3000 रुपये गिर गया। 3000 रुपए गिर गए तेरे। मैं 6000 ये होता है तनाव। पहले इंसान कर्जे में हो, उसके बाद 3000 लेके जा रहे हो, और फिर वो 3000 भी गिर जाए। मैं लेकिन तब देखो कितना बढ़िया सिस्टम है। बजाय 3000 गिर, मेरे को तनाव नहीं होता, मैं रोटी बोटी आती मेरे को रहेगी। तनाव नहीं होता, मैं 6000 की संडास करके आया था। लो पानी चाहिए, 6000 की करके आया था। बोल दो इसको, लगा लो। हाँ भाई हो गया अब क्लियर? ठीक है, बताओ मनोज। उसमें यह था कि जैसे प्रदीप चलो नाम लेती, नहीं तुम चलो। उसमें यह था कि देखो जैसे प्रदीप के लिए बता रहे हैं, मगर एक बात को ये समझना होगा कि जो व्यक्ति, अगर आप उसे ये समझ रहे हो कि बस इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि उसके पल्ले तुम लोगों से ज्यादा पड़ रहा है। ये बात बहुत बढ़िया बात बताइए। जोरदार तालियां मनोज जी के लिए। 2-1 नंबर एलडी का भैया। उसके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी पिछले यार ये एलडी का सिस्टम आज गलत है। ये वाला तो ई से जाएगा, क्या अब तो मीटिंग खत्म होगी, ई करेंगे। नहीं, अभी मीटिंग खत्म कर चली। अरे ये वाला टॉपिक खत्म होगा ना, उसके बाद तो तुम नहीं, वही क्या दे दो, छोड़ो। इन चीज में माहिर हो तुम। अब पिछले हफ्ते इसके ऊपर तनाव था, भैया ने बाइक भी दिलवा दी थे, उनके पैसों का तनाव। मगर इसने आगे बढ़ने की जो एक आशा जगा रखी थी ना कि भाई कुछ भी हो जाए, इस महीने मुझे अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, इसने वो अपने दिमाग में बिठा लिया था। चाहे पैसे कहीं से आए, चाहे मेरे पे जो कर्जा है उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा हो जाए, मगर मैं एडमिशन करा के छोड़ूंगा। उसने अपनी बात को पूरा साबित किया, कैसे मर्जी पैसे के लिए उसने अपने बच्चों का एडमिशन कराया। तो कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं और उसके अंदर इन्वॉल्व थोड़ा सा भी हो गए, तो फिर उसे खत्म करके ही वापस आना, बीच में से नहीं आना दोबारा। क्योंकि जब आधे रास्ते तक गए हो, टाइम बर्बाद कर रही है, जिससे बढ़िया उससे पार ही निकल जाओ। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आगे बढ़ो। कंप्यूटर ऑन करो, बताओ क्या आगे अगला सेशन बताओ ना। और किसी को कुछ कहना है तो ये सेशन यहीं पर खत्म करके अगला सेशन की ओर बढ़ते हैं। एक तनाव की अच्छी बात ये होती है कि जैसे कोई मुश्किल है किसी के सामने, तो
मतलब थोड़ा उठने के बाद आदमी का ना ऐसा होता है छोड़ यार देखा जाएगा, मतलब छोड़ ही देते हैं, नहीं हो पाएगा। तो बस वो एक टाइम होता है, अगर आदमी से झेल जाता है तो फिर ये एक बहुत अच्छी बात बताई शर्मा ने, इस चीज को और थोड़ा ग्रेविटी से समझो। जब आप नीचे बैठे रहोगे हमेशा पहाड़ ऊंचा दिखता जाएगा। ये हमेशा भी आप लोगों को ट्रैकिंग नहीं है, जितने नौजवान हैं इनको ट्रैकिंग का मजा भी जो है दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को मुश्किलें कैसे हल करनी होती है ये भी बहुत कुछ सिखाती है। हमें तो बहुत कम उम्र में उसका अभ्यास हो गया था, आप लोगों को जीवन जीना कैसे है उसके अभ्यास अभी करवाए जाएंगे। 18, 20, 25 साल या 40 साल बूढ़ों को तो छोड़ो, 18-25 साल वालों को अभ्यास ऐसे करवाए जाएंगे। तो बताया जाता है जब पर्वत के ऊपर आप चढ़ना शुरू कर देते हो ना, और आप अगर 100 मीटर ऊपर चढ़ गए, फिर आपको ऊपर की ऊंचाई जो है वो इतना डर नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसमें ये आशा होती है भाई ये नीचे भी तो गहरा होता जा रहा है, ये तो मैं चढ़ के आया हूँ। अगर 1 घंटे में इतना चढ़ गया तो भाई 2 घंटे में चढ़ भी जाऊंगा। समझ गए? तो आप आंख बंद करके प्रभु का नाम जपते हुए आगे बढ़ते जाओ, और जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना गौरव गाथा भी साथ में लिखी जा रही है, गौरव गाथा भी साथ में लिखी जा रही है। तो आपका तनाव कम होता जाएगा और आप हिस्ट्री बनाने के लिए लिखते जाओगे मामले को। समझने के बात को ये चीज कोई नहीं अपना चाबी है तो अपनी बाइक करवाना है, बाइक में इसका हल्का सा एग्जाम्पल ये समझो कि जो उस दिन मेजर कुलदीप सिंह ने लड़ाई लड़ी है, पूरी रात लड़ी गई थी, समझने गए? उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने पहले घंटे के अंदर कम से कम 3-4 टैंक उड़ाए होंगे। समझ गए? जिससे ये हौसला आ गया, इनको सालों को पूरी रात रगड़ेंगे। वो भी उनके पास 3 माइंस थी, बाकी उन्होंने जो खाने के टिफिन आते हैं ना वो लगा जमीन रखे में थे, गाड़ वो दिए। जमीन में लगा रखे थे, पहले वो 3 माइन लगा दी, उसके बस। बाद टिफिन गाड़ दिए। टिफिन गार्ड में। समझने के बात को तो अगलों के अब आप ये समझो, अब क्या हुआ, जैसे ये टैंक आया और माइन से उड़ गया तो हौसला आ गया। आगे भी हौसला आ गया, और नहीं, दूसरे- हमारे पास हौसला आ गया, उनको तो डर हो गया, उन्हें डर हो गया कि खतरा है आगे। और आपका हौसला बढ़ गया कि एक टैंक उड़ा दिया जी हमने। समझ नहीं गए? तो आपकी शूरवीरता और बढ़ जाएगी, आपकी पावर और बढ़ जाएगी। तो हमेशा मुश्किलों में तनाव को आपको कम करना है, तो उसका सिंपल तरीका है, जितनी जल्दी हो सके खुद आगे बढ़ के उस मुश्किल का सामना करने लगाओ, भागो मत उससे। ये चीज है जो शर्मा जी कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर मुश्किलों से जितनी देर भागोगे उतना ज्यादा रगड़े जाओगे। और अगर आपने प्लानिंग कर लिया भैया लेकर आओ, क्या क्या असले बसले सब ले आओ, अब हैंडल करेंगे इसको, क्या है, तो उतनी कम क्षति होगी, उतना खून कम बहेगा, और उतनी ज्यादा आप टैकल करके बाहर निकलोगे। समझ गए? तो इस वाक्य को ध्यान जरूर रखना कि जो राणा रवल सिंह ने करा और जो झांसी की रानी ने करा, ये काम अपने को करना है। आपने अंदर डिफेंस सिस्टम को करा, जैसे ही आपको लगा कि नहीं भैया अब जो है बचना मुश्किल है, दिक्कत आएगी, तुरंत लेकर आप सीधा मुश्किलों के अंदर, मुंह के अंदर घुस गए और आप लड़े चला के। समझ में आ गई बात? ये स्ट्रेटेजी इस तरह से काम करनी चाहिए आपकी, तभी बात बनेगी आपकी। अभिमन्यु जब वध होना था, अभिमन्यु के समय पे चक्रव्यूह लगाया गया था। आखिरी एग्जांपल दे रहा हूँ, चक्रव्यूह किसी को नहीं समझ में आता तो मैं बता दूं। चक्रव्यूह इस तरह से एक भेड़ का छत्ता होता है, और अगर ये चक्रव्यूह जो था पांडवों की सेना की तरफ ऐसे बढ़ रहा था, अगर अभिमन्यु अंदर घुसकर उसको छेदता नहीं जाता तो पूरी की पूरी पांडव सेना निकल लेता वो। इसकी साइंस को आपको समझना हो, आप YouTube चैनल पे समझिएगा चक्रव्यूह किस तरह बनाया गया था और ये किस तरह काम करता है। 7 चक्रव्यूह। बहुत खतरनाक व्यू होता है वो, जिसको वो जानते थे। अर्जुन को इसीलिए हटाया गया था वहां से। तो क्या हुआ कि अगर भाई बहुत लोगों का ये तर्क होता है, अभिमन्यु को किसने कहा था घुसने को, ना घुसता, खड़े रहते तो सब लोग प्रोटेक्ट, ऐसे नहीं होता। वो चक्रव्यूह इतना खतरनाक था क्योंकि आपको सामने वाला जो है एक ऐसा शस्त्र लेकर आ रहा है जिसका आपको ज्ञान ही नहीं है। जैसे वो बोला ऐसे वो समझ नहीं गए? आप क्या तलवारें हो, सामने वाले क्या बंदूकें हो, समझ नहीं गए? तो बचोगे क्या, सारे के सारे भून दिए जाओगे। और उसमें से एक बंदे को ज्ञान है कि बंदूक चलती कैसे है, और वो टैकल करने के लिए आगे चला गया, तो उसने पूरे दिन के लिए संभाल लिया युद्ध को। पांडव पूरी सेना अकेले अभिमन्यु ने बचाई है, क्योंकि भले ही वो शाम को जाके खुद मरा, लेकिन तब तक सूर्य जो था वो सांझ का समय आ गया था। एक पूरे के पूरे दिन के लिए अकेले बंदे ने युद्ध संभाल लिया था। लेकिन वहाँ पे किया कि उन्होंने ना अधर्मी अरे वो तो करा ही है, अब क्या तो उसको थोड़ी जाके तुम यही क्या अधर्मी टॉपिक पे टिके रहो। समझ गए बात को? आपको समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए मुश्किलों के अंदर घुसकर भेद कर वहीं पे जो टैकल कर सकता है वो टैकल करने वाला बंदा है। पीछे खड़े रहोगे तो पूरे के पूरे सारों को खत्म करेगा मामला। समझ गए बात को? इसीलिए अपनी क्षमताओं के विकास करो कि कल को कभी कंपनी पे या देश पे या समाज के ऊपर मुश्किल आए तो तुरंत एकदम खड़े हो गए। हर बंदा अपनी क्षमता के अनुसार इस चीज को तो मैं हैंडल करूंगा, और गर्व महसूस होना चाहिए इस चीज को मैं हैंडल करके निकाल लूंगा।
क्योंकि जो बंदा जैसे ही हैंडल करके निकालेगा, जब अंगद ने निकाली मुश्किल को बाहर, तो अंगद का पूरी रामायण के अंदर एक ही है सीन। काम तो पहले भी किया, बाद में भी किया, पहले भी किया, बाद में भी किया, लेकिन एक सीन है जिसके अंदर राम के समान उनका स्टेचर आया है कि नहीं। जब पूरा इतिहास लिखा जाएगा हमारा 70 साल के जीवन के अंदर, वो 6 महीने, वो 3 महीने होंगे केवल। उन 3 महीनों में आपको दिखाना है मैंने 70 साल किया क्या, दिखाने के लिए वही आएगा मामला केवल। समझिए बात को। तो भैया तैयारी हिसाब से करो कि जब 1 महीने के शॉट लगाने का टाइम आए तब एकदम शॉट लगाए और पता चल गया भैया ये सचिन तेंदुलकर। इतना ही टाइम मिलता है। सचिन तेंदुलकर को आज कोई जाके बेचारे को पूछेगा क्या, लेकिन इतिहास जो लिखकर चले गए स्वर्णिम अक्षरों में लिखिए, वहां लिख दिया गया सचिन तेंदुलकर, कोई नहीं हटा सकता। वो शॉट मारने का टाइम था, मारे दबा दबा के, मारे कि नहीं मारे? जरूरत में नहीं मारे। अब तुम्हारा तो भाई तो शंका ही नहीं दूर होगी। तो सचिन तेंदुलकर ने भी नहीं मारे तो फिर कुछ नहीं मारा। धोनी ने मारे जब 2003 के वर्ल्ड कप में अरे छोड़ो, हर बंदा अपनी जगह सही है, समझिए। हनुमान की अपनी बात है, अंगद की अपनी बात है। सचिन तेंदुलकर का कंट्रीब्यूशन आप जानते नहीं है कि क्या है, वो अलग बात है। हम बाहर निकल जाते कुछ भी बोल दें। अगर सचिन तेंदुलकर नहीं होता तो 1983 के बाद में भारत जो है वो पूरे के पूरे उसके अंदर कहीं पर उसका नाम ही नहीं लिया जाता। एक ऐसा टाइम था जब 11 में से 10 खिलाड़ियों का कोई नाम लेके राजी नहीं था। सामने वाली सेना केवल एक ही, सामने वाली टीम एक ही लक्ष्य लेकर आती थी, तुम सचिन को संभाल लेना बाकी हम देख लेंगे, तुम सचिन को संभाल लेना बाकी हम देख लेंगे। और सचिन आउट हो जाता था, लोग टीवी बंद कर देते, कहते अब रखा भी नहीं कुछ। और आज की जो सोचो, जनरेशन है वो भी सचिन को देखती है। एक आदमी से पूरे मैच की उम्मीद बंधी हो, अर्जुन के समान काम कर रहा था वो पूरी सेना के लिए। वो अलग बात है 10 मारे 5 मारे, वो बात है। बात उम्मीद की होती है कि आपसे उम्मीद कोई कितने, उम्मीद भी उसी से लगाई जाती है जो अर्जुन के समान बांध चला सकता। पाकिस्तान से जब भी मैच होता था वो ये सोचते थे पहले विकेट सचिन की। बात समझ गए? तो ऐसा नहीं है समय निकल गया तो वही बात बोला मैंने कहा आज कोई सचिन को पूछ रहा है, आज आ जाएंगे लोग क्या किया सचिन ने, क्या किया। जितना तनाव उस इंसान ने बैठकर सहा है ना, जिस दिन हमारे अंदर बैठने की 150 करोड़ लोग आपके ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हों, 100 करोड़ लोग, उसके बाद स्टेडियम में जाना और परफॉर्म करना। जिस दिन 5 लोग तुमसे उम्मीद चलाए और तुम बाइक चला लोगे उस दिन बात मानेंगे। और उसमें भी धर्म के साथ बैटिंग करना, क्योंकि सचिन को अगर लग जाए मैं आउट हूँ, वो बल्ला दबा के खुद चल देता था। चल देता कभी हम भाई, बहुत चीजें हैं जो अभी हमें क्या है, अभी हमने इन लोगों को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। आप खुद को उनके जूतों में डालोगे तब आपको पता चलेगा जीवन जीने का तरीका क्या होता है। अब कभी पिच पे किसी को गलत नहीं बोला। बहुत बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हो। ऐसे नहीं दुनिया उसके पैर पड़ते हैं, ऐसे नहीं पड़ते पैर। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ाओ कोई बात नहीं। और 2 घंटे हो गए यार डिस्कशन में। कोई बात नहीं, मुद्दा का ये विषय पता करो है। करो करो करो। बहुत लोगों के दिमाग खुल गए हैं इस विषय हाँ पे। चलो कोई नहीं, कितने खुलेंगे। हैं? माइक हटाना है, लगाया कैसे था जो हटने का है? तुरंत दो 5 मिनट का ब्रेक दो, चलो 5 मिनट का वीडियो break बंद है। कर दो, वीडियो ये चला देंगे, दूसरी चल जाएगी।